हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस क्लास में कवर करने वाले हैं कंप्लीट जियोग्राफी एनालिसिस को। देखो अभी जो है रिसेंटली CDS 1 2026 का जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे तो उसमें जियोग्राफी सेक्शंस को अगर बात करें स्पेशली तो अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस तरीके से अगर जो है नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन अगर CAPF AC का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना। फिर उसी के साथ NDA हो गया, उसी के साथ CDS हो गया, 2026 जो सेकेंड टर्म होने वाले एग्जाम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिविल सर्विस का प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पेपर है यूपीएससी के द्वारा कवर किए जा रहे हैं। तो यूपीएससी जितना एग्जाम यहाँ पे कवर कराते हैं उसका एक पैटर्न है ना कि एक्चुअल में किस तरीके से पूछ रहे हैं, अगर उसको ट्रैक करना है तो जितना अदर एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसको कवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है जिसमें से टोटल ज्योग्राफी को एनालिसिस करने वाले हैं और अगर थोड़ा सा डीप में इसको देखा जाए तो टोटल इस साल जो है CDS में स्पेशली अगर जियोग्राफी का बात करें तो 21 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले और केवल जियोग्राफी का। ठीक है, अब ये जो 20 क्वेश्चन है मोस्टली जो क्वेश्चन है ना 95 99 इवन जो है दो ही यहाँ पे पोर्शन से पूछे गए थे। एक जो क्वेश्चन आया था वो इंडियन ज्योग्राफी से और दूसरा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आया था वर्ल्ड ज्योग्राफी से, और मैपिंग के बेस में तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो टोटल ज्योग्राफी सेक्शन से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ज्योग्राफी को मिला के। और अगर लेवल देखोगे कि किस तरीके से लेवल रहे हैं तो यहाँ पे जो लेवल को देखोगे तो मॉडरेट लेवल कंसीडर कर सकते हो। मॉडरेट रहे हैं, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। जो नॉर्मली यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन कवर करते थे वही स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। समझ पा रहे इस चीज को? जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक पोर्शन से ही कवर थे। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, अगर नेक्स्ट टर्म के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो है ना, जो CAPF का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर UPSC का अदर जो फील्ड का एग्जाम कवर कराते हैं उसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो CDS में इस साल क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं वो थोड़ा सा फैक्चुअल्स वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। तो या तो ये यूपीएससी एक ये सिग्नल दे रहे हैं कि नेक्स्ट जो टर्म एग्जाम होगा या फिर यूपीएससी का अदर भी एग्जाम होंगे शायद उसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फैक्चुअल बोलने का मतलब है कि वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे कि हेड क्वार्टर कहाँ पे रहे हैं, ठीक है, तो हेड क्वार्टर बेस में जो है मैचेस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टाइप वाले जो क्वेश्चन है जैसे कि किसी का हेड क्वार्टर कहाँ है ना, जैसे कि राइस मिल जो होते हैं सीरियल्स का तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कहाँ पे उसका जो है हेड क्वार्टर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखने को मिले। बाकी एनालिसिस करेंगे अच्छे तरीके से तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी ये जो है पूरा क्रक्स है इस क्लास का, और CDS जो 1 2026 है तो ज्योग्राफी में यही क्वेश्चन है जहां से पूछे गए थे, यही कुछ इंपॉर्टेंट क्रक्स हैं। 21 क्वेश्चन आए थे दोनों सेक्शंस को मिला के। स्टार्ट करते हैं फिर विद द फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्राइब इनहिबिट दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ध्यान रखना ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, C ऑप्शन इसमें राइट होगा क्योंकि यहाँ पे जो ओंग ट्राइब है उसी के साथ जवारस हो गया, उसी के साथ जो है सेंटिनेलिस हो गया, ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो लोकेटेड हैं, स्पेशली अंडमान और निकोबार आइलैंड में लोकेटेड हैं। ये तो नॉर्मली फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन से ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज गेन करना है कि जितना भी फैक्चुअल्स हैं स्पेशली ट्राइब वाले हो गया है ना, उसी के साथ जो है डिफरेंट कंट्री में झूम कल्टीवेशंस को क्या बोले जाते हैं, इसी से रिलेटेड ये सब टॉपिक यहाँ पे कवर करके जाओगे, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। 36 क्वेश्चन हो सके तो एक बार अगर टेस्ट के फॉर्म में दे रहे हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके जो है अपने लेवल में भी इसको ट्राई कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें जो है ओरिजिन ऑफ अर्थ जितना साइंटिस्ट है उसके द्वारा जो हाइपोथेसिस रखे गए थे, जब ज्योग्राफी कवर करते हैं तो हाइपोथेसिस से ही स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में अर्थ का ओरिजिन कैसे हुए हैं। तो जो गैसियस हाइपोथेसिस है, ध्यान रखना ये जो गैसियस हाइपोथेसिस है इसे ही जो है नेबुलर हाइपोथेसिस भी बोले जाते हैं। और सबको मोस्टली स्टूडेंट को यही पता होता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस, लेकिन इसको जो है गैसेस हाइपोथेसिस भी बोले जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसे जो है इम्मानुएल कांट के द्वारा यहाँ पे दिए गए थे
कि पहले जो है जो अर्थ हैं वो एक गैस के फॉर्म में थे जिसे हम लोग नेबुला कंसीडर करते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुए, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हुए, तो एक्सप्लोजिव हुए, एक्सप्लोजन हुए। जैसे एक्सप्लोजन हुए तो वहाँ से जो है अर्थ का फॉर्मेशन, उसी तरीके से सन का हो गया, पर प्लस डिफरेंट डिफरेंट जो प्लानेट हैं उसका फॉर्मेशन रखे गए थे। नेक्स्ट है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस इसे जो है रसेल के द्वारा दिए गए थे, क्या बताओ करेक्ट है कि नहीं, इसको बताना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो रसेल है, रसेल एक्चुअल में जो स्टेलर क्लासिफिकेशन है वो स्टेलर को क्लासिफाई किए गए थे रसेल, ठीक है। तो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस से ये लिंक नहीं है, ठीक है। तो पहला जो सेकेंड ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। उसी के साथ है प्लाटेसिमल हाइपोथेसिस, जिसे जो है कैम्ब्रिन के द्वारा दिए गए थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका एक फेमस प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं कि जो पूरा यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो प्लानेट हैं, इसके द्वारा जो प्लाटेसिमल जो हाइपोथेसिस है इसके द्वारा ये बोले गए थे कि जितना भी हम लोग अभी एट प्रेजेंट प्लानेट देखते हैं, जिसमें से टोटल 8 प्लानेट है, ये जो 8 प्लानेट है इसका फॉर्मेशन हुआ था सॉलिड पार्टिकल से। इवन जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल हैं, तो जब ये आपस में डिफरेंट स्मॉल जो सॉलिड पार्टिकल हैं जब ये आपस में आए, जब कंबाइन हुए, तब ये प्लैनेट का फॉर्मेशन लिए। जैसे कि बायोलॉजी में कवर करते हैं, क्या कवर करते हैं कि जो सेल हैं तो डिफरेंट सेल मिला के क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। इस तरीके से बायोलॉजी में कवर करते हैं। सेम जो प्लाटेसिमल हाइपोथेसिस है इसके द्वारा यही बोले गए हैं कि जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जब ये डिफरेंट स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स आपस में आके मर्ज होते हैं तब एक जो है प्लैनेट का फॉर्म करते हैं। तो इसे जो है कैम्बरलिन के द्वारा दिए गए थे। तो पहला बिल्कुल सही है और थर्ड बिल्कुल सही है, तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इग्निशियस रॉक इज अ करेक्ट। इग्निशियस रॉक इसमें करेक्ट है, बताओ। When magma cool deep in the earth interior, it result in the formation of the fine grain igneous rock. Igneous rock कैसे फॉर्म होता है? देखो ये सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया से जब मगमा जो है ऊपर आते हैं, और मगमा जब ऊपर आने के बाद क्या होते हैं, पूरा सॉलिडिफाई होते हैं। सॉलिडिफाई होने के बाद जो रॉक का फॉर्मेशन होता है इसको इग्निशियस रॉक बोलते हैं, इसको इग्निशियस रॉक बोलते हैं। तो ये इग्निशियस रॉक तो सरफेस के ऊपर हो रहे हैं, इग्निशियस रॉक जो है सरफेस के ऊपर फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डीप इन द अर्थ बोले हैं। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड है कि बसाल्ट इज अ टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो वोल्केनो है, वोल्केनो ऐसा नहीं होता कि केवल बाहरी में यहाँ पे, या फिर जो वोल्केनो है केवल अर्थ के ऊपर आएगा, अर्थ के बाहर आएंगे तभी जो है ये फॉर्म करेंगे, या फिर वोल्केनो केवल बाहर नहीं, ये अंदर भी फॉर्म कर लेते हैं। अंदर भी जो है वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, सरफेस के अंदर भी वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो जब सरफेस के अंदर जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो जो फॉर्मेशन करते हैं, जो रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोले जाते हैं इंट्रूसिव रॉक। और जो सरफेस के अपर फॉर्म करते हैं इसको बोले जाते हैं एक्सट्रूसिव रॉक या फिर एक्सट्रूसिव रॉक सिस्टम। गॉट इट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में बोले हैं कि बसाल्ट, बसाल्ट एक्चुअल में सरफेस के अपर आने के बाद बनता है, ठीक है। कोई वोल्केनो अगर बाहर इरप्शन हुए हैं तो एक फ्लूइड टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बाहर में फॉर्मेशन करते हैं, इंट्रूसिव नहीं है, ये एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक है। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद है मोस्ट ऑफ द मिनरल ऑफ इग्निशियस रॉक सिलिकेट्स, सिलिकेट्स कंटेन होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो इग्निशियस रॉक है इसमें कभी भी फॉसिल फ्यूल देखने को नहीं मिलेगा, है ना। फॉसिल या फिर कोई प्लांट से पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इग्निशियस रॉक है ना, और ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। गर्म होने की वजह से जितना भी फॉसिल हैं, प्लांट्स हैं, सब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिलिकेट देखने को मिलता है। डी ऑप्शन है कि एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक ऑफ्टन अंडरगो लिथिफिकेशन। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक ऑफ्टन अंडरगो लिथिफिकेशन, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये लिथिफिकेशन के प्रोसेस से नहीं जाता। लिथिफिकेशन क्या होता है? लिथिफिकेशन होता है जब ये इग्निशियस रॉक जो है ना, ये पूरा रॉक का फॉर्मेशन कर लेंगे उसके बाद, लेकिन यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट को बता रहे हैं। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 38 क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटामॉर्फिक रॉक। बताओ इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा ये नहीं पता होगा तो एक चीज ध्यान रखना, लिथिफिकेशंस का अगर मीनिंग ना पता हो, लिथिफिकेशंस का मीनिंग सिंपल सा होता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है या फिर जो सेडिमेंट है, ठीक है, उसका सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाना। कोई रॉक है, उस रॉक का सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाना, चाहे वो इग्निशियस रॉक हो चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, उसको जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट करते हैं तो उसको लिथिफिकेशन बोलते हैं। लिथिफिकेशन एक प्रोसेस है, लिथिफिकेशन एक्चुअल में एक प्रोसेस का नाम है जिसमें से अदर जो रॉक हैं वो क्या होते हैं, किसके फॉर्म में आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन गलत है। 38 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के बेस में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि आर्थोमेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्निशियस। देखो सबसे पहले जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो सबसे पहले जो रॉक का फॉर्मेशन करते हैं उसको बोले जाते हैं इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक का ही यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जब इग्निशियस रॉक जो है लिथिफिकेशन होते हैं या फिर उसमें जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, गैसेज हो गया, प्रेशर हो गया, रेनफॉल हो गया, तब ये अपना फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं जिसमें से सेडिमेंट्री रॉक हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये इग्निशियस रॉक से ही फॉर्म होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि इंटेंस हीट ऑफ इंट्रूडिंग magmas result in the metamorphism of the surrounding rock, a process known as a dynamic metamorphism। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म एक्चुअल में कवर होते हैं जहां पे स्ट्रेस होता है। ध्यान रखना ये जो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म है ये कहां पे कंडक्ट होता है, जहां पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, जहां पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, वहां पे डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोले हैं, इंटेंस हीट बोले गए हैं। ये इंटेंस हीट की वजह से नहीं, ये स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से होता है। तो इसलिए जो है सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया, इसमें केवल एक ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 39 क्वेश्चन है रिगार्डिंग वोल्केनिक कोन। वोल्केनिक कोन होता क्या है, वोल्केनिक कोन देखो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, ये सरफेस एरिया हो गया, तो जब ये वोल्केनिक इस तरफ से इरप्शन होता है तो इसका एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा होता है। एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस तरीके से आगे जो है एक्सप्लोजन होते हैं और ये वाले जो हैं अपना एक फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एक्सप्लोजिव होगा तो नीचे तो आएंगे, ग्राउंड में आएंगे, तो ये जो है ये कोन का टाइप यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है एक प्रॉपर कोन पैटर्न में बन जाते हैं, इसी को यहाँ पे वोल्केनिक कोन का एग्जाम्पल दिए गए हैं। वोल्केनिक कोन कंसीडर करते क्योंकि इसका शेप जो है नॉर्मली कोन का ही आकार ले लेते हैं। गॉट इट। तो इसमें जो है क्वेश्चंस बोले गए हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। पहला है कि ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एक्टिव लावा कोन आर फॉर्म बाय हाईली विशियस लावा। बिल्कुल सही है, विशियस लावा होता है क्योंकि ये जब एक्सप्लोजिव होते हैं तो एक्सप्लोजिव होने की वजह से जब ये अंडरग्राउंड या फिर अंडरग्राउंड तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब सरफेस के ऊपर आते हैं, सरफेस के ऊपर जब ये फैलाव होते हैं, जमा होते हैं, तो उसको यहाँ पे हाईली विशियस लावा बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा विशियस टाइप के होते हैं, फ्लूइड नहीं होते। अगर कोई लावा अगर फ्लूइड पैटर्न में है, ठीक है, या फिर उसको लेस विशियस बोल लो या फिर फ्लूइड बोल लो, तो इस तरीके से बहाव के फॉर्म में आगे चले जाते हैं, मतलब ये जो है एक्चुअल में सीट का आकार लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होते हैं, हाईली विशियस होते हैं। विशियस की वजह से क्या होते हैं, एक्चुअल में कोन का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि विशियस लावा हैव अ हाई मोटिलिटी या हाई मोबिलिटी एंड कैन ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा ये गाढ़ा टाइप के होते हैं, समझ रहे, बहुत ही ज़्यादा ये चिपचिपा टाइप के होते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा समझ जाओ यहाँ पे कि ये बोले हैं कि विशियस लावा हैव अ हाई मोबिलिटी एंड कैन ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर ये फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं, फ्लूइड के फॉर्म में मतलब जो है लेस विशियस होते हैं, अगर ये लेस विशियस होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये फैलाव करते हैं। सीट के फॉर्म में बोला ना वही कि बहुत ज़्यादा फैलाव होता है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा हाईली विशियस होते हैं। हाईली विशियस की वजह से जो है ये एक ही जगह यहाँ पे कोन के फॉर्मेशन ले लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है।
थर्ड ऑप्शन है कि एसिड लावा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई कोन विथ स्टिप कोन, देखो ये स्टिप टाइप का बना हुआ है ना, तो बिल्कुल सही है ये। फोर्थ ऑप्शन है कि कंपोजिट कोन आर द हाईएस्ट वोल्केनिक कोन, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन में आता है कि जो कंपोजिट कोन है, क्योंकि जब वोल्केनिक का टाइप्स हम लोग कवर करते हैं, वोल्केनिक हो गया, वोल्केनो हो गया, तो जब इसका टाइप कवर करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, उसमें से एक टाइप यहाँ पे बताया गया है कंपोजिट कोन या फिर कंपोजिट वोल्केनो। तो ये जो कंपोजिट वोल्केनो होते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोल्केनिक कोन फॉर्म करते हैं, सही है। इसमें 134 बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन गलत है, 134 सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैकेनिकल विदरिंग। देखो एक होता है फिजिकल विदरिंग, ध्यान से समझना इस चीज को, एक को बोले जाते हैं फिजिकल विदरिंग और दूसरे को बोले जाते हैं मैकेनिकल विदरिंग। अब मैकेनिकल विदरिंग और केमिकल विदरिंग एक तरीके से और भी होते हैं, इसको भी यहाँ पे समझते हैं एक ही साथ, ठीक है। तो एक हो गया फिजिकल विदरिंग, सेकेंड हो गया मैकेनिकल विदरिंग, और एक होता है जिसे केमिकल विदरिंग बोलते हैं। अब देखो फिजिकल विदरिंग में एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मली जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं रॉक का ही। अब ये रॉक जो है, अगर ये सिंगल रॉक है तो ये जो है दो पार्ट में अगर कन्वर्ट हो गए इस तरीके से, स्मॉल स्मॉल दो पार्ट में अगर ये कन्वर्ट हो गए तो इसको नॉर्मली क्या बोलेंगे, फिजिकल विदरिंग बोलेंगे। इसमें ना तो केमिकल का कोई इंपैक्ट आ रहा है, ना कोई भी चीज का उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मैकेनिकल जो विदरिंग है एक्चुअल में ये क्या होता है कि सेम जो रॉक है, ये सिंगल रॉक है, ये जो है दो पार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट होगा, ध्यान से समझना, दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसमें जो है केमिकल का कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर में जैसे कि एयर हो गया है ना, उसी के साथ अदर कोई प्रेशर हो गया, उसका यहाँ पे वर्क होगा, रेनफॉल हो गया, रेनफॉल के साथ ही साथ टेम्परेचर हो गए, तो इन सब का इम्पैक्ट पड़ेगा मैकेनिकल विदरिंग में, ठीक है। लेकिन इसमें कोई केमिकली चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बाकी केमिकल विदरिंग में क्या होता है कि इसी तरीके से पार्टिकल्स तो चेंज होंगे, लेकिन प्रॉपर उसका केमिकल ही चेंज हो जाएगा, है ना। अगर ये प्रॉपर पहले अलग तरीके से जो है केमिकली फॉर्म करते थे, जब ये जो है पार्ट्स में जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा तो इसका जो है केमिकली डिफरेंट हो जाएंगे, केमिकल ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो तीन तरीके अप्रोक्सीमेटली जो है यहाँ पे विदरिंग फेनोमेना देखने को मिलता है। इसमें से जो है पहला ऑप्शन है कि मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीज थ्रो विदरिंग। एक्चुअल में ये जो फ्रीज थ्रो विदरिंग बोल रहे हैं ये स्कैटरिंग ऑफ रॉक को ही बोलते हैं। स्कैटरिंग यहाँ पे स्कैटरिंग तो नहीं है, लेकिन सेटरिंग यहाँ पे जो बोले गए हैं SATTERING, सेटरिंग ऑफ रॉक। एक्चुअल में ये सेटरिंग ऑफ रॉक क्या होता है, ये मोस्टली जो फिनोमेना देखने को मिलता है डिजर्ट एरिया हो गया, वहां पे सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। सेटरिंग ऑफ रॉक में क्या होता है कि जितना भी रॉक है, ये सिंगल रॉक है, ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये जो है डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो केमिकल तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर्स है वो उसमें जो है इम्पैक्ट लाएगा, वो चाहे एयर हो, चाहे रेनफॉल हो, चाहे टेम्परेचर हो। इसके वजह से क्या हो जाता है कि फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज मतलब इसका अपर लेयर को देखोगे तो बहुत ज्यादा वाइट टाइप के हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो फ्रीज में अगर पानी को रखोगे, है ना, तो जो हेल स्टॉर्म बोलते हो, ठीक है, या फिर जो है वाइट तरीके से जो है बर्फ के फॉर्म में हो जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं, उसी तरीके से जो है वाइट सीट यहाँ पे आ जाते हैं, इसी को यहाँ पे फ्रीजिंग बोल रहे हैं। गॉट इट। तो पहला जो है बिल्कुल करेक्ट है। और सेटरिंग ऑफ रॉक जो है मोर कॉमन इन हॉट डिजर्ट, जैसे कि अभी बताया, सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। उसी के साथ थर्ड ऑप्शन है कि क्रिस्टलाइन रॉक आर ऑफ्टन प्रोन टू एक्सफोलिएशन, ठीक है, क्या बोलेगा यहाँ पे, एक्सफोलिएशन। इसका मीनिंग क्या होता है एक्सफोलिएशन का? एक्सफोलिएशन का मीनिंग सिंपल से है कि सपोज करो ये इग्निशियस रॉक है, इग्निशियस रॉक जैसे कि इसको खुला एरिया में रख दोगे, खुला एरिया में रखने के बाद क्या होगा, इसमें ह्यूमिडिटी जाएंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होगा, रेनफॉल जाएंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इसके वजह से क्या होता है कि ये जो अपर लेयर होता है इसका, ये पूरा जो है छिल जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, पील ऑफ हो जाते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं तो अपर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन हो गए, या फिर ये जो रॉक है ये एक्सफोलिएशन हो गए, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन रॉक है ये ऑफ्टन होता ही होता है, जितना भी क्रिस्टलाइन रॉक है
वो होगा ही होगा, एक्सफोलिएशन की कैटेगरी से जाते ही जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 डी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 41 क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉज ऑफ ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। हमें नॉर्मली पता है कि जैसे ही सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते हैं। जैसे ऊपर जाओगे तो जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, ठीक है, कि डिक्रीज होते हैं। अब ये जो है दो पैटर्न यहाँ पे फॉलो होते हैं, एक एल्टीट्यूड का एक लैटीट्यूड का। लेकिन नॉर्मली इसको सिंपल लेमन में यहाँ पे समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं तो जैसे ही लैटीट्यूड हो गया तो नॉर्मली ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, है ना। जैसे ऊपर जाओगे तो जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा। लेकिन एक समय के बाद क्या आता है कि टेम्परेचर ऊपर जा रहे हो तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। तो इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे बात किए गए हैं ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अगर ग्राउंड सरफेस में हो रहे हैं, है ना, लेकिन देखो नॉर्मली जो इन्वर्जन होता है टेम्परेचर का वो क्या होता है कि डिक्रीज होते हैं, और जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है थोड़ा सा अपर लेवल में होता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल में नहीं होते हैं। अगर ये ग्राउंड लेवल में हो रहे हैं तो इसको बोले जाते हैं रेडिएशन इन्वर्जन, इसको बोले जाते हैं रेडिएशन इन्वर्जन। गॉट इट। अगर ये ग्राउंड लेवल में हो रहे थे, लेकिन जो इन्वर्जन होता है नॉर्मली ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे अपर देखने को मिलता है। पहला है कि ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज आल्सो टर्म, ये देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। सेकेंड है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट इन सरफेस इन्वर्जन। लैप्स रेट का मतलब होता है कि जैसे ही 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर जाने के बाद 6 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो इसको क्या बोलते हो, लैप्स रेट बोलते हैं। या फिर पर किलोमीटर के हिसाब से जो है कितना यहाँ पे टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रहा है, इसको लैप्स रेट बोलते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट इन अ सरफेस इन्वर्जन, सही है क्या, बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन क्या हो रहे हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे समझो कि जो टेम्परेचर है यहाँ पे नॉर्मली जो नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से जो कम हो रहे हैं उसके हिसाब से ना जाके उसका अपोजिट हो जाना, बिल्कुल सही है सेकेंड ऑप्शन। 1 और 2 सी जो ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। फॉरेस्ट टाइप है और उसके बेस में कुछ स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। अब इसमें 4 स्पीसीज दिए गए। देखो सैंडल जो रोजवुड है, रोजवुड हो गया, सैंडलवुड हो गया, ये सबको पता होगा कि जो हिमालय एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इस तरीके के जो स्पीसीज हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है, मॉइस्ट फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे मॉइस्ट है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ह्यूमिडिटी अगर ज्योग्राफी कवर किए होंगे तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो है डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी है तो डेंस तो होगा ही होगा। रेनफॉल भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है, और ट्रॉपिकल एरिया मतलब सन का रेडिएशन डायरेक्ट आता है ट्रॉपिकल एरिया में, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा इवापोरेशन होंगे उतना ही ज़्यादा रेनफॉल होगा, उतना ही ज़्यादा रेनफॉल होंगे तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी होगा, और जितना ह्यूमिडिटी होगा उतना ही ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो पूरा डेंस होंगे, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये रोजवुड का होता है, ठीक है, ये रोजवुड का होता है, क्योंकि रोजवुड को अगर जो है ओरिजिन होना है तो उसके लिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट मतलब होता है जहाँ पे सालों साल जो एरिया है, जो सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ होना चाहिए, है ना, मार्सी लैंड वहाँ पे होना चाहिए। तो बी का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी का करेक्ट आंसर है सोनेटिया, ठीक है। तो ये जो बी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोनेटिया। सी है कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एरिया और यहाँ पे थॉर्न है, थॉर्न मतलब कहाँ पे, रेगिस्तान वाला एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्राईलैंड एरिया का बात कर रहे हैं। तो ड्राईलैंड एरिया में कौन सा फॉरेस्ट यहाँ पे ग्रो कर सकता है, खैर हो गया।
अल्पाइन फॉरेस्ट मतलब ये माउंटेनियस फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं, माउंटेनियस के से भी जो है अपर आते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट, हिमालय का क्लासिफिकेशन में डिस्कस किए थे। तो जो अल्पाइन फॉरेस्ट हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कैल का, गॉट इट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए होगा 4 3 2 1, ठीक है। पहले जो है 4 आ जाएगा, उसके बाद जो है सेकेंड का 3 आ रहे हैं, फिर 2 आया, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। 43 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्थ वेस्ट हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, ये जो है इंडिया हो गया। इस इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट वाला बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला हिमालय इधर साइड का, ये कौन सा हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हिमालय हो गया। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ये वाला हिमालय का बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट। पहला बोले हैं कि जो करेवा जो फॉर्मेशन है इन कश्मीर कंसिस्ट ऑफ थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल इम्बेडेड विथ मोरेन्स। सही है क्या ये पहला ऑप्शन? बिल्कुल सही है। जो करेवा फॉर्मेशन देखोगे, और मोस्टली जो करेवा का फॉर्मेशन होता है वो कश्मीर एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड ऑप्शन है कि जो पेंगोंग शो है और जो शो मोरिरी है इन लद्दाख आर फ्रेश लेक, ये दोनों जो है फ्रेश लेक बोल रहे हैं। पहले बात, ये दोनों जो है फ्रेश लेक का एग्जाम्पल नहीं है, ये साल्ट लेक का एग्जाम्पल है, ठीक है, ब्रैकिज लेक का एग्जाम्पल है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है अब थर्ड ऑप्शन कि रिवर झेलम जो है एग्जिबिट करते हैं मियंडर इन दी कश्मीर वैली। देखो ऐसा मियंडर का मतलब क्या होता है कि जब रिवर जो है अपने साथ बहुत ज़्यादा जो है सेडिमेंट लेके आ जाते हैं तो और स्लो भी कम हो जाता है, तो स्लो कम हो जाने की वजह से इस तरीके से जो है मियंडर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये बोलोगे कि मियंडर तो जो है नॉर्मल प्लेन एरिया में कवर होता है, तो ये कश्मीर वैली में कैसे? देखो ये बोला है कश्मीर वैली का एग्जाम्पल लिए गए हैं, है ना, माउंटेन एरिया का एग्जाम्पल नहीं लिए गए हैं। माउंटेन से अगर फ्लो होते हैं तो उसमें जो है वी शेप का जो है कटाव करते हुए आगे बढ़ते हैं, गॉट इट। तो झेलम रिवर जो है ये मियंडर का एग्जिबिट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट हैं, बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 44 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ ड्रॉट इन इंडिया। इसे जो है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है इसके द्वारा क्लासिफाई किए गए हैं कि एक्चुअल में जो ड्रॉट है, ड्रॉट किसको बोलोगे? जहां पे 150 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है उसको ड्रॉट बोलेंगे, कि 50 सेंटीमीटर ड्रॉट आ रहे हैं या फिर रेनफॉल नहीं हुआ है तो उसको ड्रॉट बोलेंगे। तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ड्रॉट को, तो इसको जो है मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, तो उसके द्वारा क्लासिफाई भी किए गए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलते हैं कि जो मेट्रोलॉजिकल जो ड्रॉट अकर व्हेन द मीन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75%। सही है क्या? देखो यहां पे क्या बोले हैं कि पहले बात तो ये जो एग्जैक्ट जो 75 लिखे गए हैं ये एग्जैक्ट 75 नहीं है, ये जो ईयर टू ईयर यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि किसको यहाँ पे ड्रॉट की कैटेगरी में रखे जाए। और ये केवल और केवल 75% रेनफॉल नहीं हुआ या फिर 75% अगर रेनफॉल हुए तो इसको ड्रॉट बोलेंगे, या फिर उससे कम हुए तो ड्रॉट बोलेंगे। तो ये सिंगल कैटेगरी का डेफिनेशन नहीं है जिसके थ्रू ये बोल सके कि केवल जो है इसी के थ्रू यहाँ पे कवर हो जाएगा, गलत है पहला ऑप्शन। सेकेंड है कि एग्रीकल्चर ड्रॉट अराइज आउट ऑफ द एक्सट्रीम मॉइस्चर स्टेट, बिल्कुल सही है। देखो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई ट्री या फिर कोई राइस का जो है कल्टीवेशन कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको केवल और केवल जो है मॉइस्चर ही चाहिए या फिर केवल और केवल टेम्परेचर चाहिए। अदर फील्ड भी इन्वायरमेंट है, अदर फील्ड भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर भी चाहिए, मॉइस्ट भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सब चीज चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सट्रीम मॉइस्चर, एक्सट्रीम मॉइस्चर यहाँ पे नहीं चाहिए होता, और वही चीज बोले हैं कि ड्रॉट अराउज आउट ऑफ एक्सट्रीम मॉइस्चर स्टेट, बिल्कुल सही है ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट इज रिलेटेड टू मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 और 3 हो जाएगा। 45 क्वेश्चन, देखो वो बता रहा था ना कि जब स्टार्टिंग किए थे कि कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चन आ रहे हैं हेडक्वार्टर के बेस में, लोकेशन के बेस में, तो इस तरीके से जो जितना भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है थोड़ा सा नेक्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, ये जो है अच्छा मैचेस पूछे गए थे, ठीक है।
तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली ये जो है जबलपुर में है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा पहला का। फिर जो है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जोरहट में है। फिर हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो शिमला में लोकेटेड है। और जो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन है ये जो है प्रयागराज में सिचुएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अगला ब्लैक सॉइल से रिलेटेड है, ब्लैक सॉइल के बारे में जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से पहला बताए हैं कि ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द दक्कन प्लाटू, बिल्कुल सही है। सदर्न इंडिया में जाओगे तो ये जो दक्कन प्लाटू वाला एरिया हो गया ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल देखने को मिलते हैं। इसे कॉटन सॉइल के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि आल्सो उन्होंने रेगुर, बिल्कुल सही है, इसे रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, उसके बाद बोले हैं कि सिंस दे आर इम्परमिएबल रेन फेड क्रॉप डू नॉट ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल, सही है क्या? देखो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ब्लैक सॉइल का एक सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो मॉइस्चर होता है वो बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, कैपेबल है ये जो ब्लैक सॉइल होते हैं। तो अगर यहाँ पे वाटर भी नहीं है तो ये बहुत हद तक जो है ये कैपेबल होते हैं कि जितना भी रेन फेड जो क्रॉप्स है उसको भी ग्रो कर पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो स्टेटमेंट उल्टा दिए गए हैं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। 1 और 2 बिल्कुल सही है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज अ नेम ऑफ द दिहांग, ठीक है। इस सबको पता होगा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसे जो तिब्बत वाले एरिया में इसको जो है सांगपो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब ये इंडिया में इंटर करते हैं तो इंडिया में इंटर करने से पहले जो अरुणाचल वाला प्रदेश हो गया वहां पे इसको दिहांग के नाम से भी जानते हैं। और बाकी जो सुबनसिरी हो गए, सुबनसिरी तो एक्चुअल में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सिपकिला पास जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पास है, ये हिमालय कहाँ पे लोकेटेड है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सतलुज वैली में लोकेटेड है। ड्यूरिंग केमिकल विदरिंग व्हेन मिनरल इन जो फेल्सपर यहाँ पे दिए गए हैं, फेल्सपर चेंज टू क्योनाइट क्ले द प्रोसेस, अच्छा यहाँ पे प्रोसेस पूछे गए हैं, कार्बोनेशन, चेलेशन, हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीधी सी बात है कि जो कार्बोनेशन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये जो यहाँ पे फ्रेम करेगा, वो जो भी यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेम करने के लिए कोई भी तो चाहिए। तो जो कार्बोनेशन है ये सिंपल्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करते हैं। और नॉर्मली जितना भी लाइम स्टोन हो गया है ना, तो लाइम स्टोन को सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करते हैं। लाइम स्टोन को सबसे ज्यादा जो अफेक्टमेंट करते हैं वो कार्बोनेशंस के थ्रू किए जाते हैं। इसी के साथ होता है सेलेशन। देखो सेलेशंस क्या होता है, ये मेटेलिक आयन होते हैं जिसके साथ बॉन्ड करते हैं, जिसके साथ ये जो है बॉन्ड बनाते हैं, जो कि नॉर्मली डीकम्पोजिशंस के कैटेगरी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यहाँ पे बोले गए हैं कि हाइड्रेशन जो है, और ये हाइड्रेशन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू जो है फेल्सपर यहाँ पे चेंज होते हैं। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेशनल पार्क और उसका लोकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे कि रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है, बिल्कुल सही है। जो गिर नेशनल पार्क है ये गुजरात में है, सही है क्या? बिल्कुल सही है, पहला सेकेंड दोनों सही है यहाँ पे। उसी के साथ जो है नंदाकानन जो जू पार्क है ये उड़ीसा में है, ये भी सही है। फिर उसके साथ जो कैबुल जो लामजौन नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मणिपुर में, ठीक है। ये लोकेटेड है मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 51 क्वेश्चन है कि सबसे जो ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड जो कोल माइनिंग कंपनी है वो कौन सा है? इसमें ये बताना है। जैसे कि नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसे जो है फॉर्म किए गए थे 1956 से, ठीक है। जो नॉर्मली ये जो कोल को फॉर्म किए गए थे 1956, जिसमें से जो लिग्नाइट जो कोल है उसी से रिलेटेड यहाँ पे वर्क किए जाते हैं। फिर जो ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है इसे जो है यहाँ पे फाउंड किए गए थे 1975 में। फिर जो सिंगरी जो कोलेरिस कंपनी लिमिटेड है इसको जो है फॉर्म किए गए थे 1889 में,
और जो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड है, जो कि नॉर्मली अगर इसको अगर देखोगे तो ये जो तेलंगाना वाला एरिया है वहाँ पे आता है। फिर उसके साथ जो महानदी वाला एरिया हो गया, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन में पड़ते हैं, इसे 1992 में फॉर्म किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो ओल्डेस्ट, जो पुराने यहाँ पे गवर्नमेंट ओन कोल माइनिंग कंपनी है वो यही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ओशियन करेंट के बेस में क्वेश्चन है कि जब ओशियन को देखोगे तो बल्क अमाउंट में जो वाटर के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट जब होते हैं, ट्रांसपोर्ट होना, उसको यहाँ पे करंट बोलते हैं ज्योग्राफी के टर्म में। पहला ऑप्शन इसी के बेस में पूछे गए हैं कि डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी इज द मेन कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करेंट। केवल ऐसा बोल दोगे कि वाटर डेंसिटी की वजह से, वाटर डेंसिटी की वजह से नहीं होता, ये मेजोरिटी जो विंड हो गया, विंड के वजह से होता है। विंड हो गया, फिर टाइड हो गया, टाइड के साथ जो ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशन भी यहाँ पे मच मोर काम करते हैं। ये सब कई रीज़न होते हैं, लेकिन डेंसिटी हो गया तो डेंसिटी की वजह से उतना ज़्यादा नहीं होता। गलत है पहला। सेकेंड ऑप्शन है कि डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, सालिनिटी एंड प्रेशर, बिल्कुल सही है। इन सब में जो है यहाँ पे फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि टेम्परेचर में अगर कोल्डर रहेगा, अगर कोल्ड है तो जो डेंसिटी है वो हमें ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। अगर सबसे ज़्यादा साल्टियर है ना, साल्टियर है तो ये जो है और भी ज़्यादा डेंसर देखने को मिलेगा। अगर जो है प्रेशर है ना, अगर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो और ये डेंसर मिलेगा। तो ये जो टेम्परेचर हो गया, सालिनिटी हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ में डेंसिटी डिफाइन किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि एज अ रूल ओशन वाटर मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी टू एरिया ऑफ लो डेंसिटी एज अ करेंट, सही है। जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट कवर करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट में क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे फ्लो होता है। जो विंड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हैं। सेम जो है ओशन करंट में भी होता है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। इसमें जो है सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सरगासो सी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सरगासो सी, पहला है कि इट इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री, बिल्कुल सही है। इसमें कोई बाउंड्री यहाँ पे नहीं है, सही बात है ये, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो है देखने को मिलता है। सेकेंड है कि जो सरगासो सी है रिकॉर्ड द लोवेस्ट सालिनिटी इन द अंटार्कटिक, बताओ तो ये सही है क्या। अटलांटिक जो ओशन है उसमें सबसे लोवेस्ट सालिनिटी रिकॉर्ड किए गए हैं सरगासो सी का। तो ये जो लोवेस्ट लिखे गए ना, ये लोवेस्ट नहीं आना था, ये हाईएस्ट आना था, तब ये सही होता। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन जो है बस इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, टाइप ऑफ टाइड दिए गए हैं और उसका कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड के बेस में क्या आएगा। स्प्रिंग टाइड का जो है करेक्ट लोकेशन हो जाएगा ये फोर्थ, कि वेरी हाई टाइड कॉज व्हेन दी सन मून और अर्थ आर ऑलमोस्ट सेम लाइन। ठीक है, ये सन हो गया और ये मून हो गया और ये अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया और अर्थ हो गया। जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, है ना, स्ट्रेट आ जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अर्थ रोटेशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, सेम मून जो है रोटेशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो जब तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो उसको बोले जाते हैं स्प्रिंग टाइड। तो ए का 4 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद जो है निप टाइड है, निप टाइड का जो है पहला आएगा, जिसमें से लो टाइड कॉज्ड व्हेन सन अर्थ एंड मून आर इन पोजीशन ऑफ क्वाड्रेचर, तो ये जो है सही है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे जो है अपोजियन टाइड बोले हैं। अपोजियन टाइड जो है ये मून जो कि फॉर्देस्ट चले जाते हैं अर्थ से, एक होता है ना पेरीहिलियन, अपेहिलियन, अपोजी, पेरीजी। तो अपोजी का मतलब होता है कि दूर हो जाना, ये हो गया मून, है ना। अगर मून जो है इस तरीके से अर्थ, जो अर्थ है तो अर्थ से जो है दूर चले जाएंगे तो इस केस में इसको बोले जाते हैं कि ये अपोजियन है। अगर ये मून जो है और ये अर्थ जो है अगर ये पास में आ जाते हैं तो इसको बोले जाते हैं पेरिजियन। गॉट इट, इसको बोले जाते हैं पेरिजियन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें से ये बोले गए हैं कि जो पोर्ट दिए गए हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है।
जैसे कि पहला है दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट जो है टाइडल पोर्ट है, बिल्कुल सही है। जो दीनदयाल पोर्ट है एक्चुअल में टाइडल पोर्ट है और ये गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात में। सेकेंड ऑप्शन है कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ये लैंड लॉक्ड पोर्ट है, सही है क्या? जवाहरलाल नेहरू जो है एक्चुअल में ये लैंड लॉक्ड पोर्ट नहीं है, ये ओपन सी पोर्ट है, ओपन सी पोर्ट है। फिर उसी के साथ जो है वीओ जो पोर्ट है यहाँ पे चिदम्बरम जो पोर्ट है, ये क्या बताए गए हैं? आर्टिफिशियल डीप सी पोर्ट, सही है क्या? बिल्कुल सही है। फिर जो पैरादीप है, पैरादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में पड़ते हैं, इसको बोले नहीं, ये नेचुरल थोड़ी ना है, ये नेचुरल नहीं है, ये जो है आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सैलो वाटर पोर्ट है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3rd बस इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहा पूरा फाइनली जियोग्राफी एनालिसिस। आई होप समझ आया होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ कवर किए हैं। ताकि कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।